आज हम लोग वेक्टर शुरू करेंगे ना। वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फिजिक्स का। और ये जो वेक्टर है ये कौन से चैप्टर में आपको मिलेगा? मोशन इन द प्लेन, जो काइनेमेटिक्स का चैप्टर 2 है, जिसको आप एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 4 कहते हैं। एनसीईआरटी में जो चैप्टर 4 है, इसी में वेक्टर, इसी में बेसिक मैथ्स का कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी बातें करनी है। और इसी में हम लोग को वेक्टर भी डिस्कस करना है, क्योंकि इसका यूज पड़ता है इसमें मोशन इन अ प्लेन में। मोशन इन अ प्लेन, जब आप किसी प्लेन में मोशन को डिस्कस करते हैं, किसी प्लेन का मतलब मोशन कुछ एक्स्ट्रा एक्स में भी हो रहा होगा, कुछ वाई में भी हो रहा होगा, तब वैसे मोशन को, जैसे उसका एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा मोशन? तो उसमें चर्चा करने के लिए हम लोग को वेक्टर का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लो कहें कि ये एक पार्टिकल है, इसको फेंके, ये यूं करके यहाँ जाके गिरा, तो ये जो मोशन है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या बोलते हैं? इस मोशन को डिस्कस करने के लिए हमें वेक्टर का जरूरत पड़ता है। ऐसे ही सर्कुलर मोशन हुआ, ऐसे ही आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, उसमें भी हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा। इसी तरह एक टॉपिक इसमें और है, उसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। एक टॉपिक और है, उसका नाम क्या है? ये सब है काइनेमेटिक्स का टॉपिक, लेकिन सब में यूज किसका होता है? वेक्टर का। रिलेटिव वेलोसिटी में दो बहुत फेमस प्रॉब्लम है, दो बहुत फेमस प्रॉब्लम है। एक का नाम है रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, और एक का नाम है रेनमैन प्रॉब्लम। इन दोनों केस में आपको वेक्टर का खूब यूज पड़ेगा, और उन यूज को बहुत अच्छे से समझना है आपको। तो इसलिए हम लोग वेक्टर आज करने जा रहे हैं, ठीक है। अगले 1-2 क्लास में हम लोग वेक्टर अच्छे से सीखेंगे, जो भी बातें हैं वेक्टर के। ये जो वेक्टर है, मैथ्स वाले लोग ना फिजिक्स वालों का बहुत फायदा उठाते हैं, बहुत ज्यादा। ये जो वेक्टर है क्लास 12 के मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है आपको। ये वेक्टर क्लास 12 के मैथमेटिक्स में भी है, क्लास 12 मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब है। पहले से ही बच्चा पढ़ के रखता है फिजिक्स में, फिजिक्स वाले मास्टर लोग पढ़ाते रहते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाओ, अलग से ये सारी बातें भी सिखाओ। जब 12th में जाते हैं तो उनको लगता है अरे वाह इतना आसान हो गया, मैथ्स वाले चीज थोड़ा क्या हो जाता है बच्चों के लिए आसान हो जाता है। तो ये चीज 12th में पढ़ना है मैथमेटिक्स में, लेकिन हम लोग फिजिक्स के लिए इसको यहीं पढ़ ले रहे हैं। और दोनों में अच्छी बात ये कि कोई ऐसा नहीं कि वहाँ 12th में मैथमेटिक्स में कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, जी नहीं। जितना अभी फिजिक्स में पढ़ लेंगे उससे कम ही वहाँ जरूरत पड़ेगा। यहाँ हम लोग बहुत डिटेल में वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करें। ये तो इंट्रोडक्शन था। हेडिंग डालिए आप लोग वेक्टर, हेडिंग डालिए आप लोग वेक्टर, हेडिंग डालिए वेक्टर। वेक्टर का डेफिनेशन कोई बता सकता है? किसको बोलते हैं वेक्टर? दो क्वांटिटीज आप लोग बचपन में सुने होंगे, एक को बोलते हैं स्केलर और एक को बोलते हैं वेक्टर। स्केलर किसको बोलते हैं? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर किसको बोलते हैं? हाँ, वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स है। वेक्टर अलजेब्रा अलग रूल्स पे चलता है, हमारे नॉर्मल बेसिक अलजेब्रा से अलग होता है। उन्हीं अलजेब्रा को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ। तो उनके रूल्स को फॉलो करें, उनको वेक्टर्स कहते हैं। देखिए, वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज, वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction, as well as direction, and follows rules of vector algebra, and follows rules of vector algebra, और जो वेक्टर अलजेब्रा के नियमों का पालन भी करे
उनको हम लोग कहेंगे वेक्टर्स। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। पहले हम लोग स्केलर वेक्टर का एग्जांपल जान लें। स्केलर का एग्जांपल आप लोग जानते हैं? स्केलर का एग्जांपल बताइए। डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने स्पीड का नाम सुना होगा, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने मास का नाम सुना होगा, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने समय, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, पावर, है ना, से बहुत सारे क्या है स्केलर क्वांटिटीज है, एटसेट्रा। बहुत सारे स्केलर क्वांटिटीज, अनगिनत, कह नहीं सकते, नाम नहीं लिख सकते पूरा। और वेक्टर्स का अगर हम लोग एग्जांपल का बात करें, अगर हम लोग वेक्टर्स का एग्जांपल का बात करें तो एक फेमस तो आप लोग सुने होंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लिखते चलिए मेरे साथ। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सलेशन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेट्रा। से बहुत सारी क्वांटिटीज है जो कि वेक्टर की श्रेणी में आते हैं। तो वेक्टर्स उनको कहते हैं इनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को भी फॉलो करें। ये वेक्टर्स के एग्जांपल थे। स्केलर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बहुत रेयर केस में डायरेक्शन हो सकता है, फिर भी हम लोग उसको स्केलर कहते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लिखेंगे इस बारे में। ये सब लोग लिख लिए? नो सर, जल्दी लिखो यार, ये सब लिखिए जल्दी से। तो एक क्वांटिटी आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सुना होगा आपने। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। हम लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए एक वायर है ऐसे और इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इधर से एक वायर आ रहा है, देखिए इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और दोनों मिलके अगर इधर चला गया तो 15 एम्पियर का करंट इधर जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी बता रहे 5 एम्पियर, डायरेक्शन बता रहे कैसे। लेकिन इन डायरेक्शंस को चेंज करने पे महत्व नहीं बदलता। ये तो वायर है, आप मान लीजिए एक वायर कनेक्टेड हो यहां से यहां तक, इस वायर को हम सीधा कनेक्ट कर दें ऐसे या ऐसे करके कनेक्ट करें, कोई फर्क होगा करंट के फ्लो करने में? नहीं होगा। लेकिन फोर्स, ये सब जो क्वांटिटी होते हैं, वेक्टर वैसे होते हैं जिनका अगर डायरेक्शन चेंज करें तो उनका मान बदल जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। अगर 10 न्यूटन का फोर्स हम ऐसे लगाएं तो ब्लॉक इधर जाएगा, ऊपर लगाए तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन करंट 5 एम्पियर मुझे यहां से वहां तक ले जाना है तो हम ऐसे भी ले जा सकते हैं, हम ऐसे करके नीचे से करके भी ले जा सकते हैं। घर में आप वायरिंग कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो मान लो बोर्ड से बल्ब जलाना है तो हम सीधा सीधा भी ला के जला सकते हैं, वायरिंग करके भी, ताकि दिखे नहीं, छुपा छुपा के लेते आते हैं वायर, है ना। तो आप कैसे भी लेके आए, ये 15 एम्पियर ही होगा, इधर से 5 है 10 है, कुछ इसके एंगल में परिवर्तन कर दें तो इसका वैल्यू चेंज, मतलब इनका एडिशन अलजेब्रिक एडिशन ही हुआ। ये अगर I1 है, ये अगर I2 है तो ये करंट कितना हुआ, इसको आप रिजल्टेंट कह सकते हैं, रिजल्टेंट है ये। तो रिजल्टेंट सीधा सीधा अलजेब्रिकली ऐड होके ही हुआ इन दोनों के एंगल पे, ये दोनों कितने कोण पे आके मिल रहे हैं, इस पे फर्क। लेकिन ऐसा वेक्टर्स में नहीं होता है। ये मान लीजिए अगर एक फोर्स का वेक्टर है F1 और इधर से कोई दूसरा फोर्स का वेक्टर आ जाए F2 और इनके बीच का ये कोण एंगल थीटा डिग्री हो, तो इनका जो रिजल्टेंट लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो इनके बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है रिजल्टेंट।
जबकि यहां ऐसा तो यद्यपि येट की इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा के नियमों का पालन नहीं करता, इनके रूल्स को वो ओबे नहीं करता है, उनका सिंपल अलजेब्रिक एडिशन ही होता है। और इसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ कहते हैं, 12th क्लास में पढ़ाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम कहते हैं, जो कहते हैं कि करंट सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो करंट के पास डायरेक्शन होने के बावजूद वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए इन दो डेफिनेशंस के बाद। इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। Has both magnitude as well as direction, yet it is not regarded as a vector, because it does not obey the rules of vector algebra। और उसके नीचे दोनों डायग्राम बना लीजिए। because it does not obey the rules of वेक्टर अलजेब्रा। तो हम लोग ये देखेंगे कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा एक्सिस का ज्ञान करवा रहे हैं और थोड़ा हम एक 3D डायग्राम बना रहे हैं। जो डायग्राम बना है आप लोग को समझ में आ रहा है कैसा है? अच्छा, थोड़ा इसमें और समझिएगा। ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं आप वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं हम लोग जेड एक्सिस, ठीक है। ये 3D में डायग्राम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसका नाम है एक्स एक्सिस, इसका नाम है और इसका नाम है जेड एक्सिस। अब बार बार इतना 3D में डायग्राम तो बना नहीं पाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे इसको ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस ऐसे है, बाहर निकला हुआ इधर की तरफ, लेकिन हमने उसको ऐसे दिखाया है, ये जेड एक्सिस है। इसको आगे से हम लोग डॉट से दिखाएंगे, बाहर निकले हुए चीज को कैसे दिखाएंगे? ऐसे डॉट लिख दिए, मतलब आप क्या समझ लीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है? जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव। और अगर क्रॉस से दिखा दें, इसका मतलब देखो इस प्लेन से बाहर भी निकल सकते हैं और अंदर भी उधर जा सकते हैं, बोर्ड के पीछे साइड से, पूरा ऐसे करके। समझ रहे मेरी बात? जैसे एक्स एक्सिस पॉजिटिव ऑरिजिन के इधर है, तो इधर माइनस एक्स एक्सिस है ना, तो इधर प्लस जेड है, इधर क्या है? पीछे साइड, उसको बोलेंगे माइनस जेड एक्सिस। उसको आगे से हम लोग क्रॉस से लिखेंगे। जो पॉजिटिव में एक्स एक्सिस है, तो इधर इस डायरेक्शन को एक कन्वेंशन लिया गया, जिसे हम लोग आई कैप कहा करेंगे। इस डायरेक्शन में कोई भी चीज होगा तो क्या कहेंगे? इस डायरेक्शन को हम लोग राइटवर्ड भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइटवर्ड्स भी कहते हैं। इसी को हम लोग ईस्टवर्ड भी कहते हैं। तो इस डायरेक्शन को बताने का 4 तरीका हो गया। हम लोग इसको पॉजिटिव एक्स भी बोल सकते हैं, आई कैप भी लिख सकते हैं, राइटवर्ड भी बोल सकते हैं, ईस्टवर्ड भी बोल सकते हैं, या सिर्फ टुवर्ड्स ईस्ट भी लिख सकते हैं, ईस्टवर्ड या फिर टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसी तरह इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं जे कैप से लिखते हैं,
ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थवर्ड। क्या बोलते हैं? ठीक है। इसी तरह इसके जो नीचे होगा, इसके नीचे जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं माइनस जे कैप। जो इसके इधर होगा आई के एक्स के पॉजिटिव एक्स कैप होगा उसको बोलते हैं माइनस आई, और जो जेड एक्सिस में होता है उसको लिखते हैं के कैप। क्या लिखते हैं? इसी चीज को हम फिर से बता रहे हैं लेकिन अब 2D में दिखा रहे हैं। किसमें दिखा रहे हैं अब? 2D। तो इसके लिए हम एक एरो का इस्तेमाल कर लें। ये देखिए हो गया पॉजिटिव एक्स, जो कि निगेटिव एक्स, ये हो गया पॉजिटिव वाई, और ये हो गया निगेटिव वाई। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं आई कैप, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको, और प्लेन में इसी को बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं, इसको, और इसको। तो किसी वेक्टर को हम लोग इन्हीं के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बाहर होगा आउट ऑफ द प्लेन इसको प्लस जेड कहेंगे, इसको लिखेंगे के कैप से, और अंदर में जो होगा उसको कहेंगे माइनस के कैप से। ठीक। जैसे अगर हम कहें कि मेरे पास एक फोर्स है, एक बल है, जिस बल का मान है 10 न्यूटन, इस पॉइंट पर एक बल लग रहा है 10 न्यूटन का इधर की तरफ। एक F1 नामक फोर्स है 10 न्यूटन का है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कि F1 नामक फोर्स है, ऊपर एरो लगा देंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, लिखेंगे 10 न्यूटन, और बगल में इसका डायरेक्शन लिखना होगा। ये किधर की तरफ है? मतलब जब भी हम लोग कोई वेक्टर लिखेंगे तो उसके साथ दो टर्म लिखना पड़ेगा। पहला टर्म उसका क्या होगा और दूसरा टर्म उसका। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर के लिए जनरली हम लोग एक सिंबल यूज किया करेंगे। एक वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसको सिर्फ ए से लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ ए से लिखेंगे, और बगल में उसका डायरेक्शन भी होगा, इसको ए कैप से लिखते हैं, ठीक है। इस तीनों का अलग अलग मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, उसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और ध्यान रहे इन दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, डॉट भी नहीं लिखना है, क्रॉस भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा सीधा लिखना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को एक तरीके से और लिखा जाता है, उसको ऐसे वेक्टर लगा करके और ऐसे मॉड का साइन लगा देते हैं, तो ऐसे भी मैग्नीट्यूड लिखे जाते हैं, ठीक है। क्या इतना क्लियर है सही से? वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर के पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब ऐसे मैं कुछ वेक्टर सबको लिख के दिखा रहा हूं। जैसे कि हमने F1 वेक्टर लिखा था, एक वेक्टर मान लीजिए F2 वेक्टर हम यहां लिख रहे हैं, ये एक F2 वेक्टर है जो कि है 20 न्यूटन का। डायरेक्शन क्या लिखेंगे? माइनस सामने लिख देंगे, जे कैप, ठीक है। अब अगर हम कहें कि इन दोनों का नेट वेक्टर बताइए, हमने F1 लिख लिया, F1 कितना है हमारा 10 आई कैप। अब डायरेक्ट वो मतलब इस यूनिट नहीं लिख रहा है। F2 हमने लिख लिया -20 जे कैप। -20 जे कैप का मतलब इसका मैग्नीट्यूड है 20 और माइनस जे कैप डायरेक्शन बता रहा है। हम इन दोनों का नेट आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? इन दोनों का नेट पूछ रहे हैं आपसे। नेट का मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कहे या नेट कहे। नेट का मतलब F1 प्लस F2, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नेट। तो F नेट कितना होगा? F1 लिखिए, F1 कितना लिखेंगे? 10 आई क्या। F2 कितना है? अब इनको आप सॉल्व नहीं कर सकते,
आई और जे को कुछ नहीं कर सकते आप, जैसे बचपन में सीखते थे। आप समझिए लिखा हुआ है 10x माइनस 20y, तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? x वाला तो x के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, y वाला तो y के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन हम लोग इसका वैल्यू बता सकते हैं, जो ऐसा लिखा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। और इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे? f नेट सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, या फिर f नेट का मैग्नीट्यूड ऐसे, ठीक है। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने का तरीका होता है कि आप अंडर रूट लिखिए, आप क्या लिखिए? उसका i वाला जो कोएफिशिएंट है, कितना कोएफिशिएंट है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? प्लस j वाला जो कोएफिशिएंट है कितना है, उसका स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर प्लस ही 400 होगा, तो चाहे यहां माइनस रहे या प्लस रहे कोई फर्क, 400 हो जाएगा। 100 प्लस 400 500, 500 को लिख सकते हैं हम लोग 10 रूट 5, 500 को लिख सकते हैं 100 इंटू 5, 100 का रूट हो गया 10, बाकी 5 बचा रह गया। तो वैल्यू कितना हो गया इस पूरे जो ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कितना हो गया? 10। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो किसी वेक्टर को हम लोग इस तरह से आई कैप जे कैप में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसको लिखो, फिर हम लोग और इसके बाद चर्चा करेंगे। एक बात और, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर, इसको लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? मतलब अगर हम ऐसा नाम बोल दिए, इसका मतलब सिर्फ एक ही सिस्टम में वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे सिस्टम और होते हैं। जैसे एक होता है पोलर सिस्टम, जैसे एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वेक्टर सिस्टम, एक होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट वेक्टर सिस्टम। लेकिन वो आपको यहाँ नहीं पता है। जैसे आप 11th-12th की फिजिक्स जब पढ़ते हो तो 11th-12th में जो मैथमेटिक्स यूज होता है उसका चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं, इसको आप बेसिक मैथ्स कहते हैं। ये नाम से बेसिक है, बेसिक का मतलब ये नहीं क्लास 6-7 का, 11th-12th में जो पढ़ना है उसमें जो यूज होगा 11th-12th के लेवल का, उसका बेसिक है जो शुरुआत में आप पढ़ते हैं। तो सिमिलरली जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो फर्स्ट क्लास में जैसे यहाँ हम लोग वेक्टर और बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं, वैसे ही वहां भी शुरुआत में आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां कहा जाएगा बेसिक मैथ्स फॉर एडवांस फिजिक्स। और वहां भी आप इसी तरह वेक्टर लिखेंगे, कैलकुलस लिखेंगे, लेकिन उसका नाम मर्ज हो जाएगा, बोलेंगे वेक्टर कैलकुलस। देखो पढ़ रहे हैं, वेक्टर का कैलकुलस पढ़ रहे हैं, उसके अलग नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो सारा सीखेंगे। वहां पे फिर आप उन्हीं वेक्टर को पोलर कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम लोग उसको यहाँ नहीं सीखेंगे, बस इतना ही पढ़ के जानेंगे। हम लोगों ने सीखा है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग वेक्टर का इस रिप्रेजेंटेशन को एक उदाहरण से समझते हैं, तो अच्छे से एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। तो एक प्रश्न लिखिए, एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए। अ पार्टिकल मूव्स, a particle moves 3 meter east and then 4 meter west, sorry 4 meter west north, 4 meter north, full stop. Find distance and displacement, find distance and displacement of particle, तो अभी समझिए, पहले समझिए। एक पार्टिकल है, फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन हो ना, इफ पॉसिबल आप उस क्वेश्चन को विजुअलाइज करिए। क्या करिए? विजुअलाइज। और उस विजुअल चीज को अपने कॉपी के पन्ने पे उतारिए। उतारने का मतलब नहीं कि या कोई पार्टिकल है या कोई आदमी है तो आदमी बनाना शुरू कर दिए, कुछ भी है तो ऐसे बना लिए। पार्टिकल है तो पार्टिकल बना लिया, ऐसा कुछ पार्टिकल ऐसा है तो पार्टिकल बना लिए। ये पार्टिकल 3 मीटर ईस्ट के तरफ मूव कर रहा है, तो आपके प्लेन में आपको याद हो गया ईस्ट किधर कहते हैं, इधर।
तो 3 मीटर ईस्ट की तरफ चला दिए, ये 3 मीटर हो गया। फिर ये किधर जा रहा है, देन 4 मीटर नॉर्थ, मतलब यहां से उसको 4 मीटर नॉर्थ की तरफ चलाना है। ये चला दिए 4 मीटर नॉर्थ। ये अगर ए से चला था तो कहां पहुंच गया, बी। ए से ये बी पर पहुंच गया। आपसे क्या पूछा, बताइए डिस्टेंस कितना है। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि डिस्टेंस कहते हैं किसको। डिस्टेंस होता है बेसिकली पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है, जिस पाथ पे चले उस पाथ का जो लेंथ होता है उसी को डिस्टेंस कहते हैं, पाथ लेंथ। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कितना चले, 3 + 4 7 मीटर, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाले वेक्टर को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो अगर हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट जानना चाहें तो आप, ये इनिशियल है, इनिशियल से चलिए और फाइनल को मिला दीजिए, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको निकालने का एक तरीका तो ये है कि हमें ये दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और आप समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला, एक सूत्र जानते हैं, बुधाइन का नियम, जो क्या कहता है, h² = b² plus h। हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, उसको विकर्ण कहते हैं। विकर्ण का वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग इसको बुधाइन थ्योरम या पैथागोरस थ्योरम आप कहते हैं। बुधाइन एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बहुत पहले इसको ढूंढ लिया था। ठीक है, लेकिन हम इंडियंस की ये खास बात होती है, हमें कुछ पता चल जाता है, हम सोचते हैं ओहो खाली हम ही जानेंगे, दूसरा को नहीं बताएंगे, तो हम उसे छुपा के रखते हैं। तो उन्होंने उसे ताम्र पत्र में छुपा करके, संदूक में बंद करके पानी में रख दिया कि मुझे पता चल गया, मैं किसी और को नहीं बता दूंगा। और बहुत पुरानी बात है, ये फर्स्ट AD के आसपास हुई थी। उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर हुए पैथागोरस, जिन्होंने 1500 शताब्दी में इसको बताया, 1500 साल बाद। और वो जो अमेरिकन लोग होते हैं, मतलब दूसरे देश के लोग होते हैं, ग्रीक के थे, वो लोग क्या करते हैं कि जो भी आता है पब्लिश करते हैं उसको, और पूरी दुनिया को बताया, इसलिए आज पूरी दुनिया इसको पाइथागोरस थ्योरम नाम से ज्यादा जानता है ना। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि h हो जाएगा 5 मीटर। ये जो ट्राइंगल है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा सा बेसिक बात। ये ट्राइंगल बड़ा स्पेशल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल बड़ा, इसमें जो 3, 4, 5 है, इसको बोलते हैं पैथागोरन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, पैथागोरन ट्रिपलेट। ये एक 3 है, इसमें दूसरा 4 है, तीसरा क्या है, तो इस बात है 5 क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा। अब इसमें जो एक एंगल तो 90 डिग्री है ये वाला, लेकिन बाकी जो 2 कोण हैं, एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, इनका मान हमें पता होता है, इनका वैल्यूज हमें पता होता है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कि इन दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा, सम कितना होगा, सब लोग सहमत है, 90 डिग्री का जोड़ होगा। अच्छा, दूसरा सवाल मैंने ये पूछा है कि ये दोनों एंगल में कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे या कोई बड़ा छोटा होगा, या नहीं बता सकते, ए बड़ा होगा। जो साइड बड़ा होता है उसके सामने का एंगल भी बड़ा होता है। ठीक है, जो भुजा लंबी होती है उसके सामने की का कोण भी लंबा होता है, बड़ा होता है। तो ये साइड लंबा कर देंगे तो ये ऐसे जाएगा, तो ये एंगल तो बढ़ जाएगा ना। तो ये एंगल ज्यादा होगा क्योंकि 4 के सामने है, और ये एंगल, जो ज्यादा वाला एंगल होता है वो होता है 53 डिग्री, फिक्स है। कितना होता है,
सही में होता है 53.1। सही में कितना होता है? एग्जैक्ट अगर पूछोगे तो हम लोग 53 लिखा करेंगे। और दूसरा अगर एक पता चल गया, दूसरा तो पता चल ही जाएगा 90 सामने आया तो दूसरा होता है 37, एग्जैक्टली होता है 36.9। तो कहीं अगर आपको बुक में 36.9 दिखे तो उसको भी 37 ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी में जब हम लोग रोटेशन एक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे 37 ना लिखे 36.9 लिखा है एंगल, तो आपको समझ आना है कि वो एग्जैक्ट लिखा है। हम लोग हमेशा अप्रोक्सीमेट ही लिखेंगे। और ये दोनों एंगल खूब यूज होंगे आपके फिजिक्स में, 37 और 53। हम लोग 37 को अगर कंसीडर करें तो 37 के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा? 3। जो एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा? तो जरा बताइए साइन 37 का वैल्यू कितना होगा? परपेंडिकुलर ये है तो ये हो जाएगा 3/5। cos 37 का वैल्यू, और अगर tan 37 पूछे तो ये 37 के तीनों मान आपको याद रखना है। इसी तरह अगर हम लोग 53 को कंसीडर करें, अगर हम लोग किसको कंसीडर करें, ये 53 है तो उसके सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर, साइन होता है p/h, तो क्या आंसर हो जाएगा? cos 53 क्या होगा और tan 53 क्या होगा? ये तीनों कोण का मान आपको याद रखना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस हाइपोटेन्यूज को कहेंगे 5 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पूछे कि डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, तो आप कहेंगे कि ये ईस्ट से, ये है ईस्ट से 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। किधर की तरफ है? ईस्ट से 53 डिग्री। तो इसको जरा हम लोग एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं, कुछ दिशा ज्ञान फिर से हासिल करें हम लोग। अगर मैं एक्सिस ऐसे दिखाऊं, अगर हम ऐसे एक्सिस दिखाएं तो इसको आप बोलते हैं ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। अगर 45 डिग्री पे हुआ तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट कब कहते हैं? जब यहां से 45 डिग्री पे हुआ, ठीक है। यहां कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। ये 4 डायरेक्शन होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये तभी कहेंगे जब 45 डिग्री पे होगा। ये कितने डिग्री पे है? तो क्या इसे आप नॉर्थ ईस्ट कहेंगे? ऐसे है तो ये देखिए इस डायरेक्शन को कर रहा है, क्या इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे? नहीं कहेंगे। अगर 45 होता, 45 डिग्री होता, तब क्या कहते? तो इसका डायरेक्शन क्या बताएंगे? डिस्प्लेसमेंट का मान तो ये हो गया 5 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, इसका डायरेक्शन क्या बताएंगे? तो डायरेक्शन बताने का एक तरीका होगा कि हम लोग कहेंगे कि 53 डिग्री पे है। कहां से? ईस्ट से। किधर की तरफ? तो लिखेंगे 53 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ के तरफ। तो आप लोग तो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, वैसे तो नहीं लिखेंगे, ये तो मैसेज लैंग्वेज हो गया। इसको अंग्रेजी माध्यम में ऐसे लिखते हैं 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑफ जब भी किसी सेंटेंस में यूज हो तो आप हमेशा उल्टा से पढ़ेंगे, आप हमेशा उल्टा से पढ़ेंगे। देखिए मैं इन बेसिक बातों को समझा रहा हूं। अगर मैं लिखूं राम का कलम, तो अंग्रेजी में इस सेंटेंस को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है एपोस्ट्रोफी एस यूज करके, राम्स पेन, और एक तरीका है लिखने का पेन ऑफ राम। तो हम लोग इस ऑफ के यूज को समझ रहे हैं। तो अगर ऑफ से लिखा हुआ कोई सेंटेंस होगा, क्योंकि देखिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, भले आप हिंदी लिखने में पुअर हो सकते हैं, तो हमें बोलचाल की भाषा और जो हमारे दिमाग में समझ में आती है वो तो हिंदी है।
तो हम लोग इसलिए इन बातों को अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ने में इसका हेल्प मिलेगा। मैं सिखाऊंगा आगे चल के आपको। तो जब भी ऑफ का इस्तेमाल हो तो आप इधर से चलेंगे, क्या लिखेंगे, राम का पेन, ये लिखा होगा। इसी तरह इसमें क्या लिखे समझेंगे, ईस्ट का नॉर्थ, से नहीं का, ईस्ट ऑफ का मतलब होता है का, ईस्ट का नॉर्थ, मतलब ईस्ट का नॉर्थ, ऐसे इधर हुआ, समझ रहे हैं? Yes, sir. उल्टा मत पढ़ना, नॉर्थ का ईस्ट, बच्चे लोग ऐसे ही पढ़ने लगते हैं, नॉर्थ का ईस्ट, तो ऐसा मतलब नहीं है। तो हिंदी में आप बोलते हैं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से चलना है नॉर्थ की तरफ। ये थोड़ा उल्टा लगता है, इसमें बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं, ये ध्यान रखना। तो एक तरीका तो डिस्प्लेसमेंट लिखने और निकालने का ये है, एक तरीका तो डिस्प्लेसमेंट लिखने और निकालने का ये है। दूसरा तरीका हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट लिखने का। अरे एक तो होता था कि पांचों उंगली से करने पे मिट जाता था। कहाँ मिट रहा है, इमरान से मिटा है, हाथ से सेलेक्ट करेंगे। अच्छा हाथ से इसको सिलेक्ट कर ले फिर ऐसे करना, अच्छा ठीक है। हाँ तो हम लोग कहाँ थे, डिस्प्लेसमेंट को लिखने का एक तरीका और है, और वो तरीका है वेक्टर फॉर्म में। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। किसमें लिख रहे हैं, हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो होगा, देखिए पहले 3 ईस्ट की तरफ चला था तो लिखेंगे 3 ईस्ट को क्या बोलते हैं, आई कैप, तो लिखेंगे 3 आई कैप। फिर वो किधर चला, जे कैप, लिखेंगे 4 जे। इस तरह से भी डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। और अभी आपको सिखाया कि कोई भी वेक्टर अगर लिखा हुआ हो आई कैप जे कैप में तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई वाला कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे वाला कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये 5 मिनट वही चीज हो गया। ये जो वेक्टर मैंने बनाया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखा है, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखना। जो किस फॉर्म में लिखना कहते हैं, वेक्टर फॉर्म। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट भी करते हैं, और जिस डायग्राम को हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर डायग्राम। क्या बोलते हैं, वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम कोई नया चीज नहीं है, जो बेसिक कोऑर्डिनेट हम लोग पहले लिखते थे ना, वैसा ही सिस्टम है। तो एक बार इसको समझने का प्रयास करिए। ये हो गया अपना आई कैप, ये हो गया अपना, तो x के जगह आप i लिख रहे हैं खाली, y के जगह अपना j लिख रहे हैं। तो देखिए 3 आई कैप है, मतलब इधर के, मतलब 3 आई कैप, 3 आई कैप का मतलब इधर की तरफ 3, ओरिजिन से चलेंगे और i के तरफ। फिर क्या है 4j, मतलब ओरिजिन से चलेंगे j की तरफ, ठीक है। फिर उसको ऐसे लाइन मिलाएंगे, यहां से ऐसे लाइन मिलाएंगे, दोनों हेड को पैरेलली ज्वाइन कर लेना, ठीक। और फिर अब ओरिजिन से चलते हुए, कहां से चलते हुए, ओरिजिन से चलते हुए इस पॉइंट को मिला देंगे। और ये जो मैंने रेड से दिखाया है, इसी वेक्टर को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो ऐसा दिख रहा है वो वैसे दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको आप एस वेक्टर से लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो वेक्टर ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में है, इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये। आपसे कभी कोई पूछेगा कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका एंगल बताइए, ये एंगल बताइए कितना एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, तो आप बता सकते हैं। इस एंगल को अगर हम लोग थीटा मान लें तो इस ट्रायंगल से इस एंगल का नाम मान तो बता ही सकते हैं। ये 4 है तो ये 4 होगा, बोलो। तो इस ट्रायंगल से tan थीटा कितना लिखोगे, 4/3। tan थीटा 4/3 किसके लिए होता है, 53 डिग्री के लिए। तो कह दो कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। मतलब ये वेक्टर आई कैप से 53 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। समझ गए इतना, पक्का। एक बार इसको लिखिए। तो हमने क्या सीखा कि इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर और चर्चा करें, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। तो अगर हमारे पास A नामक एक वेक्टर है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका कुछ कंपोनेंट I में होगा, तो A आई कैप,
प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, इस ए को हम लोग बोलते हैं एक्स कॉम्पोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्स कॉम्पोनेंट। इस बी को बोलते हैं वाई कॉम्पोनेंट। इस सी को बोलते हैं जेड कॉम्पोनेंट। कुछ x में होगा, कुछ y में होगा, कुछ z में होगा। जैसे अभी पिछला पार्टिकल 3 मीटर ईस्ट में इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर आ जाए 5 मीटर, तो 3i कैप 4j कैप 5k कैप लिखेंगे, है ना। तो ये 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। अब जब वैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, आप समझने के लिए आप समझ लीजिए कि ये x एक्सिस है, बोर्ड का सबसे निचली हिस्सा, ये y एक्सिस है और इधर z एक्सिस है, और कोई वेक्टर ऐसे यूं करके है, ये मेरा हाथ से निकलता हुआ ये वेक्टर आप यहां समझिए। तो इस वेक्टर का x एक्सिस के से भी कुछ एंगल होगा, ये देखिए x एक्सिस से ऐसे एंगल दिखेगा, उसको हम लोग अल्फा कहेंगे। इसका y एक्सिस से भी कुछ एंगल होगा, ये y एक्सिस से एंगल, और इधर z एक्सिस जो होगा इधर बाहर निकलते हुए उससे भी कुछ एंगल होगा। तो किसी वेक्टर के हर एक एक्सिस से एंगल होते हैं। इस वेक्टर का x एक्सिस से जो एंगल होगा, इसका एंगल विद x एक्सिस, एंगल विद x एक्सिस जो होगा उसको हम लोग अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा। उसको हम लोग अल्फा कहेंगे। और हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं cos अल्फा का। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इस cos अल्फा को हम लोग L भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला लिखना आसान होगा, आप x कंपोनेंट लिखिए, कितना है इसका x कंपोनेंट? a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है। अगर हम पूछे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे? अंडर रूट आई वाला कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जी वाला का स्क्वायर प्लस के वाला का स्क्वायर। तो वही चीज यहां लिखी। तो cos अल्फा, अल्फा क्या है? x एक्सिस के साथ एंगल, तो x वाला कंपोनेंट लिखिए, उसमें डिवाइड कर दीजिए इसके मैग्नीट्यूड से। इसी तरह अगर हम पूछे एंगल विथ y एक्सिस, एंगल विथ, उसको किससे लिखोगे? एंगल विथ y एक्सिस जो होगा उसको हम लोग गामा से लिखेंगे। सॉरी, गामा से नहीं, अल्फा के बाद क्या आता है? बीटा। अल्फा के बाद क्या आता है? बीटा। तो उसको बीटा से लिखेंगे और फॉर्मूला क्या बनेगा? cos बीटा इज इक्वल्स टू, बताइए क्या लिखेंगे? b बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको हम लोग m भी कहते हैं, LMN। इसी तरह अगर इस वेक्टर का एंगल विथ z एक्सिस पूछे, एंगल विथ z एक्सिस, तो इसको हम लोग गामा से लिखते हैं। इसे लिखते हैं, और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे cos गामा, मतलब n इज इक्वल्स टू c बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस। अगर आप इसको एक उदाहरण से समझे, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको इस बात को समझाने के लिए, तो मान लिया जाए कि, एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, मान लिया जाए कि एक वेक्टर a है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। कितना लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड? अंडर रूट 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 50। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो 25 का रूट हो गया 5, बाकी रूट यूनिट्स, जो भी यूनिट होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है तो मीटर में होगा, फोर्स का वेक्टर है तो न्यूटन में होगा, जो भी यूनिट होगा। हम लोग चाहते हैं कि इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल निकालें, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं यही यूज कर ले रहा हूं। क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला? cos अल्फा बराबर a 3 है बाय 5 है, 3 बाय 5, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू, अभी ये कितना का वैल्यू था ये तो हमें पता है नहीं, तो हम लोग अल्फा ऐसे रह देंगे, cos को इधर भेजेंगे तो लिखते हैं cos इनवर्स ऐसे, और बाकी ब्रैकेट में ये टर्म 3 बाय
जगह नहीं यहाँ लिखने की, नीचे हम लिख दे रहे हैं। Therefore अल्फा क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 3/5√2। ऐसा नहीं कि 3/5√2 पहले लिख दीजिएगा, cos इनवर्स बाद में लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं, ऐसा लिखने का तरीका है, ठीक है, जैसे हम लिखे वैसे ही लिखना। इस तरह अगर y एक्सिस के साथ एंगल पूछे तो आप क्या लिखेंगे बताइए, cos बीटा इज इक्वल्स टू b माइनस 4/a माइनस 4/5√2। तो बीटा क्या लिखेंगे, देयरफॉर माइनस 4/5√2। तो किसी भी वेक्टर का किसी भी एक्सिस के साथ एंगल पूछेगा बता देंगे। कोई भी वेक्टर दिया तो पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और फिर जिसके साथ भी एंगल पूछे निकाल देंगे। लेकिन कभी कभी ना आपसे ऑप्शन गेम कर देगा, तो ये आपको तो क्वेश्चन एग्जाम ऑप्शन वाला है और ऑप्शन में ये कॉस इनवर्स में आप निकालें, लेकिन ऑप्शन tan इनवर्स में होगा या साइन इनवर्स में होगा, तो फिर क्या करोगे, फिर अपना बचपन याद करेंगे, बचपन का प्यार अपना याद करेंगे। क्या याद करेंगे हम लोग, देखो बचपन का प्यार याद करते हैं हम लोग। ऐसा सीखे थे, ये स्टेटमेंट चल रही है हवाले से। अगर लिखा हुआ हो cos अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5√2, हम लोग बचपन में पढ़े थे, अच्छा cos थीटा होता है b/h, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका अगर ये एंगल अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, जिस बेस का मान 3 हो जाएगा और इस हाइपोटेन्यूज का मान 5√2 हो जाएगा। तो हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल सकते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो ये तो 50 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 माइनस 9 कितना हो गया 41, 50 माइनस 9 41, तो ये हो गया √41। अब cos पता है तो हम लोग साइन भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा क्या लिखेंगे, √41/, मतलब अल्फा आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √41/5। इसी तरह आप tan अल्फा भी लिख सकते हैं, tan अल्फा क्या लिखिएगा, √41/, मतलब अल्फा क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स √41/, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में हमें एंगल दिया हो, इनवर्स में लिखा हो, तो हमें डरना नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे बचपन का प्यार याद करके, ठीक है, बचपन की ट्रिग्नोमेट्री याद करके। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? हम लोग एक दो पॉइंट और इसमें लिखेंगे, वो ये है कि हम लोग ने सीखा cos अल्फा का फॉर्मूला, cos बीटा का फॉर्मूला, cos गामा का फॉर्मूला। हम लोग अगर इसको स्क्वायर कर दें, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कर दें और देखिए क्या वैल्यू आता है। तो देखिए पीछे चलते हैं वापस से, cos अल्फा कितना था, a/√a² + b² + c², इसको स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर किया तो ऊपर में क्या मिलेगा और नीचे का रूट गया काम से, तो क्या मिला हमें, और हम इक्वल टू यहां लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा a² + b² + समझ गए आप लोग क्या आने वाला है, ये हो जाएगा b² और ये क्या आ जाएगा, और देखिए सबका एलसीएम लघुत्तम तो सेम है, ऊपर वाले साले ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1। तो आगे से ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को देखिए हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बचपन में एक और बचपन का प्यार एक और याद करिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम लोग cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, लिखिए क्या लिखोगे इस cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा implies 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 तो देखिए ये 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3
और उधर का 1 इधर भेज दीजिए, तो 3 - 1 और ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में इधर, ये भी माइनस में, माइनस में, सबको उधर भेज दीजिए। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। क्या बनेगा? 2। ये दो फॉर्मूले बनते हैं। हो सकता है कल को डायरेक्ट ये आपसे पूछ दिया जाए कि फॉर अ गिवन वेक्टर इफ अल्फा इज द एंगल विद x एक्सिस, बीटा इज एंगल विद y एक्सिस, गामा इज एंगल विद z एक्सिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर ऑप्शन में ये है तो भी सही होगा, ये है तो भी सही होगा। ध्यान रखिएगा कि cos वाले में सम 1 होता है, sin वाले में आप कोई एक याद रखिएगा, ये वाला जनरली, ये अगर याद रखेंगे तो ये वाला अपने आप याद रहेगा। इन अल्फा, बीटा और गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से जानते हैं। तो ये जो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा है, इनको किस नाम से जानते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। तो कभी अगर आपसे पूछे कि डायरेक्शन कोसाइंस बता दीजिए, कोसाइंस मतलब cos, cos का ही फुल फॉर्म होता है कोसाइन, तो शॉर्ट में आप cos लिखते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब वो cos अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा का नहीं, किसका वैल्यू पूछ रहा है? cos का, cos बीटा और cos गामा। डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो cos अल्फा इस फॉर्मूले में रख के निकाल देंगे, cos बीटा cos गामा। जैसे इस वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन बोले तो कहेंगे इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है 3/5√2 माइनस 4/5√2, और इसी तरह एक तीसरा नहीं निकाले हम 5/5√2, मतलब 5 कट जाएगा 1/2, और 1/√2 का पता होता है 45। cos गामा इज इक्वल्स टू 1/√5√2 आया है, तो गामा 45। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये जो हमने सूत्र लिखा, इस पे कभी सवाल डायरेक्ट ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। एक तो ये सूत्र ही आपसे पूछा जा सकता है, या कभी इस पे ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि a vector makes 60 degree with x axis and 45 degree with y axis. Find its angle with z axis. Find its angle with z axis. तो देखिए हम लोग थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। एक वेक्टर इसका एंगल विद x एक्सिस हमें दिया हुआ है, मतलब अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 60, और क्या दिया हुआ है 45 डिग्री विद, मतलब बीटा दिया हुआ है कितना 45, और आपसे क्या पूछा है, गामा पूछा है z एक्सिस के साथ एंगल। तो आप समझ गए कौन सा सूत्र इसका इस्तेमाल करना है, कौन सा वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बताइए। cos स्क्वायर अल्फा प्लस इस्तेमाल करिए। cos अल्फा मतलब cos 60 हो गया, cos 60 कितना होता है 1/2। अगर आप में से किसी भी बच्चे को ये सब चीजें याद नहीं है तो जान लो वो बहुत पापी इंसान है और उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है, बात नहीं कर रहे, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आज के डेट में घर जाइए, याद कर लीजिए बाय हार्ट, किसी तरह याद करिए। लेकिन आज के डेट में 50 बार लिख के याद कर लो या कैसे भी याद कर लो, ये वैल्यूज जो बेसिक क्लास 10 के हैं, अगर आपको नहीं याद है तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आज के डेट में उसको सुधार दीजिए। अगर आपने 10 तक पाप किया है तो उसके लिए हर दिन प्रायश्चित करिए, मेहनत करिए। ये अगर पाप किए हैं तो 1 घंटा बैठ के याद कर लो, हो जाएगा याद, कौन सा बुरा बात है। तुम ही हो ऐसा? हमने बोला ऐसा। अच्छा, cos 60 कितना होगा स्क्वायर 1/4 प्लस cos बीटा 45 1/2 स्क्वायर 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू तुम लोग को निकालना है, इज इक्वल्स टू 1। ये ऐड करिए कितना हो जाएगा 3/4, ऐड करिए 3/4 उधर चला गया, तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 - 3/4 1/4, तो cos गामा हो गया 1/2। ये रूट इधर स्क्वायर इधर गया तो रूट हो गया, तो गामा कितना हो गया। इस प्रकार से हमने
एंगल बताती है। ठीक है, पक्का? तो आज के इस वेक्टर के इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग यही पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।